हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। उसका इंट्रोडक्शन 1.2 का इंट्रोडक्शन हो चुका था। बहुत डिटेल में उसके एग्जाम्पल को समझाया गया था और कॉन्सेप्ट को दिया गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है ना, जिसकी मदद से हम लोग HCF और LCM कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आता तो आप लोग कमेंट किए रहते हैं, लेकिन कमेंट ना आने का बस एक रीजन है कि कोई डाउट नहीं होगा, और ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको डिस्कस करते हैं आज। उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन गया होगा, लेकिन हर एक बच्चा से नहीं बना होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनसे नहीं बना है, और उनके लिए भी है जिनसे अच्छे से बन गया है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिए और देखिए, मजा आएगा। थैंक यू। आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। बोला है निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है ना। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना हम लोग कब सीखे थे? उम्मीद करते हैं याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे कि प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखना है। वही तो है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। 140 है, सबसे पहले नंबर को ले रहे हैं 140। इसमें 2 से लगेगा, 2 अभाज्य संख्या है। 2 से 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 इकाई 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको और अच्छे से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि एनसीईआरटी तक हम पहुंच पाए, एनसीईआरटी के आंसर तक पहुंच पाए। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिखिए 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है 156। कुछ भी नहीं करना है, 156 में 2 से भाग लगाइए। सबसे पहले शुरुआत हम लोग 2 से ही कोशिश करेंगे करने का। 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से, 3 से नहीं लगेगा, फिर 4 से, ऐसे चलेंगे। ऐसे नहीं कि सबसे पहले 8 से ही लगा दिए, नहीं, दिस इज 8 से तो ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 8 इवन नंबर है, सम संख्या है। अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो कभी भी लगेगा तो अभाज्य संख्या से ही लगेगा। ठीक है, 2 से लगाते हैं। 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 8 16। 2 से 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, फिर 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 13 इकाई 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसमें कुछ है ही नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड किया, फिर गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन बोला है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कुछ भी नहीं है, 3825 लिख दीजिए। और यहाँ पे अब चेक करेंगे 2 से लग रहा है क्या? अच्छा, विभाज्यता का नियम बचपन में सिखाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो बहुत हेल्प मिलता है उससे। जैसे अभी यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंत में 5 है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, ये संख्या 2 से विभाजित होता है, मतलब पक्का पक्की 2 से विभाजित तो नहीं होगा। अब सबको जोड़ के देखते हैं। 8 2 10, 5 15, और 15 और 3 18। देखिए, अगर विभाज्यता का नियम याद होगा तो अब डायरेक्टली 5 से न लगा करके पहले 3 से लगाइएगा। क्यों? क्योंकि 3 से संख्या कट रही है। हमको कैसे पता चला? जादू है क्या? नहीं भाई, कोई जादू नहीं है। बचपन में एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें बोला जाता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 8 और 2 को जोड़ रहे हैं, 10 आ रहा है, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, 3 18 के टेबल में आता है, मतलब 18 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। तो फिर पूरा संख्या किससे विभाजित होगा? 3 से। आइए लगाते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूनी
6, 2 आ गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 1 3 5 15, यही आना चाहिए। 5 3 15 के 5, हासिल 1, 7 21 1 22 के 2, हासिल 2, 3 दूनी 14 8 3 इकाई 3। ठीक है, अब देखते हैं 7 3 10 और 5 15, अभी भी 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से 5 2 7 7 4 11, अब 3 से नहीं लग रहा है, अब 3 से नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इन सबको जोड़ के देखिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम लोग अंत में देखेंगे 5 है तो 5 से लगा दीजिए, 5 8 40, 2 50 25, 5 से 17 5 85। ठीक है ना, अब नहीं लग रहा है तो 17 से लगा दीजिए, कहानी को खत्म करिए। 17 से 17 का 17, 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 गुने 3 मतलब 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 गुने 17, 5 गुने 17। उम्मीद करते हैं इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ समझने को है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, 5005, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा गया है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। कितना से लगाएं? 5 से, क्योंकि अंत में 5 है, 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगाते हैं। 1001। अब 1001 किससे लगेगा? 1001 क्वेश्चन नंबर 4, 1001 1 से 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 8 9 10, 11 से ट्राई करें क्या? 11 नमा 99, 11 से ट्राई करते हैं। 1001 में 11 से लगाते हैं, 11 नमा 99, 1 11 का 11, 11 से लग गया। कितना टाइम? 91 टाइम। ठीक है ना, फिर 13 से लगा दीजिए, 13 सते 91, फिर 7 से लगा दीजिए, 7 इकाई 7, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7। सिंपल, इतना ही सिंपल है भाई साहब। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1 का? लास्ट क्वेश्चन 7429, 7429। आइए इसके लिए भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे बनाया जाए? कहाँ पे यहाँ पे बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7429 कितना से लगाया जाए? ये अब न तो 1 से लगेगा न तो 10, 1 से 10 तक नहीं लगने वाला है। 11 से लगा के देखते हैं। 74 29, 11 सत्ते 77, 11 छक 66, 8 6 14, 11 सत्ते 77, 7 5 12। फिर ये नहीं लग रहा है, 11 से भी नहीं लग रहा है, तब पक्का पक्की 13 से लगेगा। 74 29 में 13 से लगा के देखिए। 13 26 13 40, 23 का 52, 13 25 65। 74 29 में 13 से लगा रहे हैं, 13 25 65, 13 6 78 हो जाता है। ये हो गया 9, फिर हो गया 92, 13 7 91, 1, ये 29। क्वेश्चन नंबर 5 13 से भी नहीं लग रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है 17 से लगाने का। 17 से लगाइए। 74 29, 17 25 85, 17 25 85, 17 51 चुका 68, 14 8 6 14, ये हो गया 2, 1,
437 मर्तबा लगा है 17 से, 437। ठीक है, अब 437 में हम 19 से डायरेक्ट लगा रहे हैं। 19 दूना 38, 13, 8 5 13, 19 का 19, 19 38, 19 57, 23। 19 से लगा 23 मरतबा और 23 से लगा 23 से कहीं 23। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि ये आइडिया लग पाए कि किस संख्या से भाग लग पा रहा है। ठीक है, तो 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 17 गुने 19 गुने 23। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन था, 5 पार्ट था, पांचों पार्ट का अभाज्य गुणनखंड करके बता दिया गया है। फटाफट नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी नोट करिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वहां पर देखिए गुणनखंड बिल्कुल सही हुआ है, बट यहाँ पर 5 को 2 बार एक एक्स्ट्रा बार लिखा गया है, इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग भी ठीक करिएगा, गलती समझ में आ गया होगा। 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर और फिर 17। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 लिखा गया था, जिसको हटाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है HCF और LCM ज्ञात करिए तथा इसकी जांच कीजिए। HCF और LCM का जांच हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया है 2 नंबर के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। याद है, ये सिर्फ 2 संख्या के लिए होता है। फॉर्मूला ये था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों पार्ट को इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला जब इसका इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था उस समय बहुत डिटेल में समझाया गया था सब कुछ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा का पहला है, 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है, फिर इसकी जांच करनी है। तो 26 और 91, तो सबसे पहले हम 26 और 91 दोनों का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 26 का भी और 91 का भी 2 से लगा दीजिए, 13, फिर 13 से, 13 कहीं 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 26 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 13 गुने 1। 91 का लगा देते हैं 3 से, 7 से, 13 7 91, फिर 13 से। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 7 गुने 13 गुने 1। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन सिर्फ 13 आ रहा है और 1 आ रहा है, 1 को तो हटा ही दीजिए। दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है? 13। तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया 13। निकाल लिए HCF। अब LCM की बारी है, यहीं पे LCM भी लिख लेते हैं। LCM क्या आ जाएगा? LCM क्या आ जाएगा? सबका मल्टीपल लिख लीजिए, 2 गुने 13। सबसे पहले हम लिख दीजिए 2 गुने 13 गुने 7। 13 रिपीट हो रहा है तो फिर नहीं लिखेंगे, गुने 1, तो बस यहीं तक हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 13 गुने 2, 13 दूना 26, 26 में 7 से गुणा कर लीजिए, 7 छक 42, हाँ से 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 36 4 42 के 2, हाँ से 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। LCM आ गया 182। अब हमको क्या करना है? इसकी जांच करनी है। HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। और फॉर्मूला में रखिए, फॉर्मूला क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब दो संख्या कौन कौन सी थी? 26 गुने 91, LHS को ले लें, दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं तो लिखेंगे जांच बराबर, ठीक है ना। HCF भी आ गया है, LCM भी आ गया है। अब जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार और हम लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 गुने 91, 26 गुने 91 बराबर HCF गुने LCM। HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182, 182। दोनों को गुना करने पे बराबर आना चाहिए, तभी जांच सफल हो पाएगा और सही हो पाएगा। तो 26 और 91 का गुना करते हैं, 26 और 91 का गुना करते हैं, 6 और 2, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, तो 20 3 23। ठीक है ना, 6 6 2 3 26, ये आ गया 23 66। ठीक है, और 182 और 13 का गुना कर लीजिए। अब 182 और 13 का गुना, 3 दूनी 6, 18 तिहाई 54, 2 8 1, 6 6 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 1 23 66, 23 66। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। मतलब जो भी HCF और LCM आया वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि फॉर्मूला वैलिड है। फॉर्मूला में बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल जो भी था, दो संख्या, उन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो भी किए हैं सब कुछ क्या है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फटाफट एक क्वेश्चन नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम रहने दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को भी मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें लिखा गया है 510 और 92। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 510 और 92। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करिए। 510 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 2 से, 25 दूना 50, 1 2 पंचे 10, 255। फिर 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15। फिर लगेगा 5 से, 17 पचे 85। हो गया, कहानी खत्म। 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से, 2 चौका 8, 1 2 छक 12, 46 दूना 92, 2 से 23 दूना 46, फिर 2 से, और फिर 23 से, 23 से कहीं 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 के पावर 2 गुने 23 गुने 1। HCF निकाल लीजिए, किसका, 510 और 92 का। कितना आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक है ना, अब लोएस्ट पावर किसका है, सबसे कम पावर किसका है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1। HCF कितना आ गया, 2। ठीक है ना, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं LCM पर। LCM क्या हो जाएगा, किसका, 510 और 92 का। 510 और 92 का देख लीजिए, जो जो गुणनखंड आया सबको लिख दीजिए। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर से रिपीट हुआ है 2, तो इसको रहने दीजिए, गुने 23। ठीक है, अब देखेंगे जो संख्या रिपीट हुआ है, 2 जैसे रिपीट हुआ है, उसमें ज्यादा पावर किसका है, 2 के पावर 2 का। यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 में 17 से गुना करिए, 60 में 17 से गुना कर दिए, 0 7 छक 42, फिर आ गया है 0 और ये आ गया 6, 0 2 1020, 1020 में 23 से गुना कर दीजिए, 1020 में 23 से गुना कर दीजिए, ये आ गया 0, ये आ गया 6 और 10 तिहाई 30, फिर आ गया 0 4 10 दूना 20, आ गया 0 6 4 2 3, 23,460, ये आ गया 23,460। LCM भी पता चल गया, HCF भी पता चल गया। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब कुछ भी नहीं करना है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 आया और LCM आया 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्या 510 और 92 लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। हम चाहते तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख सकते थे, लेकिन बस आपके लिए ये फॉर्मूला फिर से दो बार हर बार लिखा जा रहा है, ताकि आप भी जब भी प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही करें, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या कौन कौन है, 510 और 92, 510 गुने 92 बराबर HCF क्या आया, HCF आया है 2 और LCM कितना आया है 23,460, 23,460। दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए, पहले इन दोनों को गुना कर लें, ये हो गया 0, ये 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूना 46। अब गुना करने पे इतना ही आना चाहिए, 51 में 92 से गुना करते हैं, 51 में 92 से, ये 2 5 दूनी 10, ये 9 और 9 5 45, 2 9 6 4 46 9 से 20, 46 9 से 20। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों का LHS और RHS बराबर आ गया, मतलब मेरा HCF और LCM बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन सब क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, फ्री का नंबर देके जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को, वही तो करवाने आए हैं यहाँ पर। फटाफट नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ से अब हम इसको हटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। फॉर्मूला रहने दे रहे हैं ताकि टाइम बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोला है 336 और 54 का। तो सबसे पहले 3 3 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगा दीजिए, 2 इकाई 2 1, 2 छक 12 1, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से, 3 सते 21। तो जो 336 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 गुने 3 गुने 7, ठीक है। 54 पे आते हैं आप, 2 से 27 गुना 54, फिर 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3 से, 3 इकाई 3। तो 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुने 3 के पावर 3 और गुने 1, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब HCF क्या आ गया, 3 3 6 54, इन दोनों का HCF क्या आ गया, दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, ठीक है ना। अब सबसे कम पावर वाले को देखेंगे, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 हो गया। यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो यहाँ ले लिए 3 के पावर 1। लीस्ट पावर को लेते हैं, कम वाले पावर को HCF में लेते हैं और दोनों को गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया 6, HCF आ गया 6। अब बात करते हैं हम लोग LCM पर। LCM 3 3 6 और 54, इसका जब LCM निकालेंगे तो पहले फैक्टर को लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 7, फिर यहाँ 2 भी है, फिर यहाँ 3 भी है। अब ज़्यादा पावर वाले को लिखेंगे, 2 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है 4 पे, तो 2 के पावर 4, 3 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पे, तो 3 के पावर 3, और 7 तो अकेला है। अब 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुना करिए, 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के पावर 4 का मतलब तो 16 हो गया। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा, 16, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और गुने 7। अब इसको भी गुना कर लीजिए, तो यहाँ से तो ये आ गया, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16,
16 में हम गुना कर रहे हैं 27 से, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, फिर आ गया 16 गुना 32, आ गया 2 3 4, 432, 432 में 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, 3024, 3024। अब कुछ भी नहीं यहाँ पे दो सब, यहाँ पे आ जाइए अब डायरेक्टली, यहाँ पर जांच कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच कर रहे हैं हम लोग। जांच में क्या करना है अपने को, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी थी, 336 और 54, 336 इंटू 54 बराबर HCF क्या आया, HCF आया है 6 गुने LCM कितना आया 3024, 3024। इन दोनों को लेकर के गुना करिए और इन दोनों को गुना करिए, अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, ठीक है ना। 3024 का गुना 6 से, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 तो 1 और 6 18, 18144, 18144 अगर गुना ठीक है तो 4 चौका 24 4 हासिल 2 6 दूनी 12 तो 14 और 6 18, ठीक है। 336 का गुना 54 से करिए, 336 का गुना 54 से, 6 चौका 24 हासिल 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, फिर 6 5 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8, 18 144, यहाँ भी आ गया 18 144। अभी भी दिखाई दे रहा है कि इसका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM और ये दोनों बराबर आ रहा है, मतलब अभी भी जो कैलकुलेशन हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फिर से HCF और LCM ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड की विधि से, लेकिन इस बार हम लोगों फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें 3 नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 12 15 और 21 का, तो सबसे पहले 12 का 15 का और 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। 2 से लगा रहे हैं हम, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 इकाई 3, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 1, फिर यहाँ से 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से 3 5 15, 5 से 5 इकाई 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 3 गुने 5 गुने 1, 21 का लगा दीजिए, 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 इकाई 7, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 3 गुने 7 गुने 1। अब कॉमन फैक्टर देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 तो तीनों में दिखाई दे रहा है, ये 3, और कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इस तीनों में तो कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या आया, HCF तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे LCM कितना आएगा, ठीक है ना। तो LCM के लिए क्या करना होता है, जो भी फैक्टर है सबको लिख दीजिए, 2 गुने 3 गुने 2 और 3 फैक्टर आ गया, फिर यहाँ पे 3 है पहले से लिखा हुआ तो फिर 5 फैक्टर लिख दिए, फिर 3 पहले से है तो फिर 7 लिख दीजिए, और इन सबको अब इसका पावर देखेंगे, 2 का पावर कितना है 2, ठीक है ना, 2 का पावर 2 तो पहले से है, अच्छा यहाँ पे 3 कॉमन ही था, फिर 5 फिर 7, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 छक 42, 420। LCM कितना आ गया, LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3, 420 और 3। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड बोला गया है, तो 17 के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 से एक मर्तबा लगेगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 17 गुने 1, ठीक है। 23 का निकालेंगे तो फिर क्या आएगा
23 का भी यही आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड 23 गुने 1, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है, इसमें एक और स्वयं से ही लगेगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 29 गुने 1। HCF क्या आ गया, HCF आ गया, तीनों में कॉमन एक है तो 1, HCF आ गया 1। बच्चों को लगता है कि यहाँ पे HCF कुछ आएगा ही नहीं, भाई सब में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो HCF कितना आएगा 1। और LCM क्या आ जाएगा, LCM के लिए 17, 23 और 29 का गुना कर दीजिए। 17 गुने 23 गुने 29, आइए गुना करते हैं। 23 का गुना पहले 17 से करते हैं, 23 का गुना 17 से करते हैं। 7 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर 23 से 23, 1 6 3 9 2 1 3, 391। अब इसमें 29 से गुना कर दीजिए। 9 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27, 27 और 3 30 और 5 35, 35। ये हो गया 2 1 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 6 1 7, ये आ गया 9, ये आ गया 3, 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 11, 11 339, 11 339 या 11 9 3 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 11, 11 339। एक बार NCERT से इसका आंसर चेक करना जरूरी है कि सही है या गलत है ये गुना। क्या है ना, आप लोगों के लिए इतना करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में अब आप ही लोग कमेंट करिएगा गलत आंसर लिख के आ गए। प्रोसेस सारा सेम है। LCM 1139, 1139 से 3 एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। 1.2 का, 1.2 का, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा, 1139। फटाफट चेक करते हैं कहाँ गलती हुआ है। 7 21 के हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 इकाई 3 2 इकाई 2, 1 6 3 9 और 2 1 3, ये ठीक है। अब इसमें कितना से गुना करना है, 29 से, 29, ठीक है। 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, ये हो गया 9 3 27, 27 3 30 और 5 35, ये 2 इकाई 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 6 1 7, ठीक तो है। अब जोड़ दीजिए इन लोगों को, ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 339 आ रहा है भाई, ये आ रहा है 11 339। एक बार आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ठीक लग रहा है, पता नहीं 1139 क्यों दिया गया है, ठीक है। एक बार और देख लेंगे इसको हम। फिलहाल आप लोग यहाँ पे आइए। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इकाई 2। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 के पावर 3 गुने 1, सिंपल, ठीक है। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 इकाई 3, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 के पावर 2 गुने 1, और फिर 25, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 50 25 5 इकाई 5, 5 गुने 5, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 का स्क्वायर गुने 1। अब सब में कॉमन क्या है 1, तो HCF क्या आ गया 1, और कोई कॉमन है ही नहीं। LCM में क्या करें, LCM में सबको गुना कर दीजिए। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का गुना 9 से, 25 का गुना 9 से, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 2 20 2 22, 225, 225 का गुना 8 से, 8 5 40 के सोना हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के सोना हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800। LCM कितना आ गया 1800, और HCF कितना आ गया 1, ठीक है। अब बच गया है इस क्वेश्चन का, फटाफट नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद NCERT से कुछ मिसप्रिंट हुआ है या मेरे से मिसप्रिंट हुआ है, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है, क्योंकि NCERT में 1139 दिया हुआ है। एक बार फिर से हम आंसर चेक कर लेंगे, फटाफट आप लोग नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि दो संख्याओं का HCF 9 दिया गया है। क्वेश्चन वाला खुद दे दिया है और LCM निकालने के लिए बोल रहा है। दो संख्याओं का HCF 9 दे दिया गया है और बोला गया इन दोनों संख्याओं का LCM निकालिए। तो अब आप दो संख्याओं के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है ना। दो संख्या कौन कौन सी थी है 306 और 657। तो 306 गुने 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है 9 और गुने LCM। अब LCM कैलकुलेट करना है, इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 306 गुने 657 और बटा में 9। अब 9 के टेबल से कट रहा है क्योंकि इन दोनों का सम 9 आ रहा है। तो 306 में 9 से भाग दे के काट दीजिए इसको। 9 से 9 3 27, ये आ गया 3 36, 9 चुका 36, 34 मरतबा कट गया। अब 657 का गुना 34 से कर देंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा LCM। इतना सिंपल था, इतना सिंपल अगर फॉर्मूला याद है तो। अब 657 का 34 से गुना कर लेते हैं। 657 का 34 से गुना कर लेते हैं। 7 चुका 28 के 8 हासिल 2, 5 चुका 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चुका 24 और 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 6 18 19। यहाँ से आ गया 8 3, 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 22,338, 22,338, 22,338। थोड़ा अच्छे से लिख दें, 22,338। ये आंसर हो गया आपका, LCM आ गया। HCF दिया हुआ था तो LCM निकाल लिए हैं, इतना सिंपल तो था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या दिया हुआ है 6 टू दी पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संख्या 6 के पावर n दिया हुआ है और बोला गया है कि क्या संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया गया था कि जिस संख्या के बारे में पूछा गया उसका गुणनखंड करिए। तो जब 6 का गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 तिहाई 6, तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया 6 का जो अभाज्य गुणन 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर n, इस रूप में आया। लेकिन अगर संख्या के अंत में इकाई अंक पे शून्य चाहिए तो इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। खूब डिटेल में इंट्रोडक्शन में समझा दिया गया है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं। चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके बारे में बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कशन हो चुका है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत डिटेल में बहुत टाइम देकर के इन सब चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए फिर देखिए, खूब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले फटाफट नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें अभी 2 क्वेश्चन और हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 4 और 5 हो गया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ निपटाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक संख्या दिया गया है 7 गुने 11 गुने
13 जोड़ 13, ठीक है। और एक संख्या दिया हुआ है, और 6 गुने 7 गुने 5 गुने 4, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 6 5 4 3 2 1, 3 2 1 और प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या क्यों है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होता है, आप लोगों को कंपोजिट नंबर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। भाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें एक से, स्वयं से और अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है ना। 4 क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि उसमें एक से भी भाग लग रहा है, स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है, और अन्य संख्या कोई भी जैसे 2 से भी भाग लग रहा है। जैसे अगर हम बात करें 9 की, तो 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से तो भाग लग ही रहा है, स्वयं 9 से तो भाग लग ही रहा है, इसके अलावे 3 से भी तो भाग लग रहा है। समझ में आया? तो जिस संख्या में 6 भी भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है। 10 के लिए बात करें तो 10 में 1 से भाग लग रहा है, 10 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है। तो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अभाज्य संख्या होता था कि एक से और स्वयं से ही भाग लगे। सब कुछ बताया जा चुका है। तो बोला है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। 2 तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका क्या है कि आप इन तीनों का गुना करें और फिर 13 जोड़ दें, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करें। गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा आ गया तो भाज्य संख्या है। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा और टेक्निक वाला सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं और नंबर पूरा का पूरा पाना चाहते हैं तो क्या करिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही 13 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या आ गया, 7 गुने 11 और जोड़ 1, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले लें, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा, 7 गुने 11, 7 गुने 11 और प्लस 1, ठीक है ना। अब इसका देखिए तो 13 और 11 सते 77, ठीक है ना, 77 और 1 78। यहाँ पे 2 गुणनखंड तो साफ साफ आ रहा है, यहाँ पे 2 गुणनखंड तो पहले ही आ गया। और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो तो क्या होगा, एक तो स्वयं खुद संख्या होनी चाहिए, अभी तो स्वयं संख्या लिखे भी नहीं हम, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो गया। एक खुद की संख्या तो अभी लिखे ही नहीं, इन सबको गुना करके और 13 जोड़ने पे तो बड़ी संख्या आएगी, वो भी नहीं लिखा गया है। और इसका अभाज्य प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 13 गुने 78 गुने 1। अब 78 का भी गुणनखंड हो पाएगा, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक आ गया, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही 5 को कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या आ गया, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और प्लस 1, ठीक है ना। अब एक अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 तो आया ही, और दूसरा ये सब भी गुणनखंड है, लेकिन इस सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ गया, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 42 से गुना कर लीजिए। 24 में 42 से अगर हम गुना करें तो 24 दूना 48 और 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96, आ गया 8, आ गया 6 4 10 के 16 हासिल 1 9 10, 1008, 1008। अब 1008 का भी गुणनखंड किया जा सकता है, 5 तो है ही, इसके साथ 1, तो इसका भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड आ रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ, भाज्य संख्या है। यही आपको प्रमाणित करना था कि सिद्ध करिए भाज्य संख्या। और भी तरीका है, जैसे एक तरीका क्या हो सकता है कि इन सबको गुना करिए, फिर 5 जोड़ के फिर उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तब भी गुणनखंड 2 से अधिक आ जाएगा और आप साबित कर दीजिए तो साबित हो गया कि ये भाज्य संख्या है।
ठीक है ना। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना जब बहुत सरल तरीका से हो रहा है। तो यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर 5 निकाल लिए, फिर इन सबको आसानी से गुना करके और जोड़ के लिख दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन सबका गुना आ गया है 1008। जैसे 4 3 12, 12 चौका 48, 48 में 42 से गुना कर दिए हम, 48 में 24, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 में हम साक्षात 42 से गुना कर दिए, 1008 और प्लस 1, 1009। यहाँ पर क्या आ गया 1009। ये भी भाज्य संख्या है, ये भी ये भी इसका भी गुणनखंड हो सकता है 1009 का। ठीक है ना। ऐसे भी 3 फैक्टर आ गया, 1 2 और 3, जबकि वो खुद की संख्या अभी हम लिखे भी नहीं है। इन सबको गुना करके और 5 जोड़ेंगे तो एक अलग संख्या आएगा। ठीक है ना। उसके अलावे ये सब फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, मतलब ये संख्या 2 से अधिक गुणनखंड दे रहा है, मतलब ये संख्या भाज्य है। सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, अब इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसका फील्ड कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की एक लड़की है, लेडीज है, जो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है सोनिया, और एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में इनको लगता है 18 मिनट। सोनिया जी को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट। आगे क्या बोला गया है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और एक है रवि जी जिनको लगता है एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में लगता है 12 मिनट। ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, और एक चक्कर पूरा करने में इस वृत्ताकार पथ को रवि को लगता है 12 मिनट। क्वेश्चन को समझते रहिएगा। अब आगे क्या बोला गया है, जब किसी मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वाह। क्वेश्चन में बोला गया है कि अब मान के चलिए कि सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है। इधर सोनिया जी जा रही हैं तो इधर रवि जी जा रही हैं, इधर रवि जी जा रहे हैं तो इधर सोनिया जी, एक ही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन चूंकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा करता है, तो यहाँ पर एक चक्कर पूरा करते करते रवि पहले पहुंचेगा और सोनिया बाद में पहुंचेगी। लेकिन चक्कर ऐसे जो राउंड राउंड चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि बहुत आगे निकल जाएगा। और फिर बोला गया है कि गोल गोल घूमते घूमते कौन ऐसा टाइम आएगा जब रवि और सोनिया इसी इनिशियल पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से चलना शुरू किए हम भी, और एक ए नाम का व्यक्ति भी और एक बी नाम का व्यक्ति भी। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है ना। स्पीड अलग है तो कोई जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, और जिसका स्पीड स्लो होगा वो थोड़ा बाद में पहुंचेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बहुत आगे निकल जाएगा, और फिर ये दोनों मिलेगा इसी ए पॉइंट पर, लेकिन तब तक ये इसका चक्कर ज्यादा हो गया रहेगा। मेरा जो बात है वो फील आ रहा है आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि सोनिया ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और रवि भी ए पॉइंट से ही चलना शुरू करता है, लेकिन सोनिया 18 मिनट में पहुंचती है, एक चक्कर पूरा करती है, जबकि रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो रवि पहले पहुंचेगा। लेकिन ऐसे गोल गोल घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फिर से ए पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है ना। तो कितने देर बाद मिलेगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो समझिए बात को, कहानी को। अगर हम सोनिया के लिए बात करें तो पहले एक चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, फिर दूसरा चक्कर 18 दूना 36, फिर 18 तिहाई 54, फिर 18 चौका 72, फिर 18 पंचे 90, फिर 18 छक 108, फिर 18 सत्ते 126 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहीं पे अगर रवि की बात करें तो पहला एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 12 दूना 24 मिनट में, फिर 36 मिनट में, 12 24 12 36 12 चौका 48 एंड सो ऑन। अब चेक करिए दोनों का पहला चक्कर दोनों फिर कितने मिनट बाद मिल रहा है। दोनों का पहला राउंड कॉमन कहाँ आ रहा है, 18 इसमें नहीं है,
36 इसमें है और फिर इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेगा, दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ नहीं किए हैं, हम इन दोनों का एलसीएम निकाले हैं। हम कुछ भी नहीं किए, इन दोनों का क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये 18 है, 18 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 3 का स्क्वायर। अब 12 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 का स्क्वायर और गुने 3। अब एलसीएम निकाल दीजिए इन दोनों संख्या का, तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 3। पावर किसका जाता है, 2 के पावर 2 और यहाँ पर 3 के पावर 2। यहाँ से सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चुका। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर से इसी पॉइंट पे मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। और मैथ इतना मजा आएगा पढ़ने में, साइंस आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।